लड़ाइयाँ आंदोलन होते हैं उनके साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं। सुधांशु मालवीय जी हैं, हरिकृष्ण पांडे जी हैं, अनुपम परिहार जी हैं, ब्रेक निराला जी, बहुत सारे नाम हैं। गायत्री गांगुली जी हैं, आनंद मालवीय जी, कमल किशोर जी, निश्चला जी सौभाग्य से आज यहाँ पर हैं, और लक्ष्मण जी, सफ़ी साहब जो खुद गज़लें लिखते हैं, बहुत सारे साथी हमारे बीच में हैं। इन कविताओं का एक हासिल तो मेरे लिए आप एकदम साक्षात देख रहे हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है अलका सरावगी जी। उनसे जुड़ने का ये एक जो माध्यम बना कविता, मतलब जो विश्वास दिलाता है कि आप जो कह रहे हैं वो कहीं पहुंच रहा है, आप जो कुछ कह रहे हैं वो आवाज़ किसी भाषा में ट्रांसलेट होकर के जा रही है। तो अलका सरावगी जी से मेरा परिचय पूरी तरह ज्योति के माध्यम से हुआ, बीच में और कोई नहीं था। मैं उनको उनकी रचनाओं के माध्यम से जानती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कविताएं पढ़ रही हैं और उन कविताओं पर उनकी कोई राय भी है। तो मुझे ये सोच के बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत खुश होती हूँ, अगर मुझे खुश होने का ये अधिकार है तो। दूसरी बात ये कि मैंने जब कविताओं पर बहुत सारे लोगों की राय सुनी थी, अपने सबसे पहले भुक्तभोगी तो आपके इर्द गिर्द के मित्र होते हैं जो कविताएं सुनते हैं, वो चाहे बाध्य होकर सुने, मित्रता पर सुने, संकोच में सुने, प्रेम में सुने, आग्रह से सुने, लेकिन सुनते हैं और उस पर राय भी देते हैं। तो मित्रों ने ऐसा दर्शाया कि कविताएं अच्छी हैं, तो कविताएं सामने आती चली गई। लिखी तो वैसे भी जा रही थी, लेकिन लिखना और सामने आना दो अलग बातें हैं। कविताएं पूरी तरह से गणित नहीं होती, तो इसलिए ठीक ये कह पाना कि जोगी कौन है या जोगी तक पहुंचना, उस तरह से मुझे नहीं लगता कि वो कहीं तक भी पहुंचेगा, लेकिन प्रणय जी ने इसको बहुत अच्छे से डिकोड किया है। आप कोई स्थिति, कोई मनुष्य ऐसा नहीं होता जो आपको विचलित कर सके जब तक कि आप खुद वैसा होने को तैयार ना हो। वो बहुत सारी घटनाएं हमारे सामने घटती हैं, लेकिन सब लोग उन घटनाओं से उतना विचलित नहीं होते, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं। तो वो जगह आपकी संवेदना आपको देती है कि आप किस बात पर कैसा रिएक्शन करेंगे, कैसी प्रतिक्रिया करेंगे। मुझे रूमी का एक कोट याद आता है, जब वो कहते हैं, ठीक शब्द याद नहीं है, वो कहते हैं कि यहाँ पर चोट पड़ी, हृदय पर चोट पड़ी और ये दरवाज़ा खुलता चला गया, और इसके बाद जब ये दरवाज़ा खुलता चला गया तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देना शुरू हो गई। आपको वो चीज़ें दिखाई देना शुरू हो गई जो सामान्य पहले नहीं दिखाई देती। तो हो सकता है कोई बिल्ली रो रही हो और आपको उसका कारण समझ में आने लगे वो क्यों रो रही है। कोई चिड़िया नीचे गिरी हुई हो और आप समझ जाए कि वो कहाँ से गिरी हो सकती है और वापस उसको आपके घर में पहुँचा दें। वो छोटी छोटी चीज़ें आप समझने लगे, तो वहाँ तक पहुँचना भी एक वर्चू होता है। करुणा की वो आँख पाना, वो दृष्टि पाना, वो नज़रिया पाना, और वो जीवन के सतत संघर्षों से आता है। अपने इर्द गिर्द जो भी कुछ चल रहा है, मैं भी आप सबकी तरह सामाजिक संघर्षों की भागीदार हूँ, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें देखने और सुनने में आती हैं। मैं आप सबके प्रति इस बात के लिए आभार व्यक्त करती हूँ कि ज्योति के माध्यम से मैं आप सब मित्रों तक एक विशेष तरह से पहुँची हूँ। आज प्रणय जी ने आज जैसे कहा, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो एक बहुत ही अच्छे आलोचक हैं, मतलब वो रेशा रेशा परत परत उभार देते हैं, और संग्रह उनके हाथ में देते हुए मुझे डर था कि ये कहाँ पहुँचेगा, क्योंकि प्रणय जी सब कुछ देख सकते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे से इसको व्याख्यायित किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। बसंत जी ने इसके बारे में बहुत सी बातों को समझते हुए यहाँ पर वक्तव्य रखा, मैं बहुत आभारी हूँ। कविताएं बहुत सी पढ़ दी गई हैं, फिर भी मैं कुछ कविताएं रिवाजन पढ़ देती हूँ। महेश सर हमारे बीच में बैठे हुए हैं, मैं आखिरी वर्ष शुक्रगुजार हूँ। मैं कलकत्ता में आपसे मिली थी, और ये देखिए आज का दिन है कि आप दोनों लोग हमारे साथ यहाँ पर प्रियदर्शनी अपार्टमेंट में हैं। मैं छोटी सी कविता से शुरू करती हूँ, जहाँ से मैं अक्सर शुरू करती हूँ। गलती वही हुई थी। तुम्हारे अंधेरे मेरी ताक में है और मेरे हिस्से के उजाले तुम्हारी गिरफ्त में।
तुम्हारे अंधेरे मेरी ताक में है और मेरे हिस्से के उजाले तुम्हारी गिरफ्त में। हाँ, गलती वही हुई थी जब मैंने कहा तुम मुझको चांद लाते हो और मेरे चांद पर मालिकाना तुम्हारा हो गया। इतनी ही है, खत्म हो गई। दूसरी कविता जो मुझे अच्छी लगती है मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। राम जी भाई भी यहाँ पर हैं। मैं एक कविता पढ़ रही हूँ, रात का राजा चलता जाए। ये रात के राजा पर ही कविता है। रात का राजा हमारे आपके सबके सामने है, वो कौन है? कि रात का राजा चलता जाए, सूरज को भी ढलता जाए। रात का राजा चलता जाए, सूरज को भी छलता जाए। हंसी के लश्कर रोज चलाए, सुख की कलियां कटती जाए। सुख के बस नगमे ही गाए, दुखों के कांटे होता जाए। भूखों के हिस्से का खाए, चमक दमक तब शाह में आए। और बैरागी खुद को बतलाए, रंग भरी महफिलें सजाए। नसीम भाई के लिए कि बैरागी खुद को बतलाए, रंग भरी महफिलें सजाए। खोद खोद मुर्दे उठवाए, सदियों पीछे दौड़ लगाए। बस उल्टा ही चलता जाए, सूरज को भी छलता जाए। मुझे बहुत सी राजनीतिक कविताएं इसमें से हटानी पड़ी क्योंकि ये दूसरी कविता है, भारत एक आंसू। आजकल मैं भूल गई हूँ सही रास्ते, जो सही लोगों या चीजों की तरफ जाते हैं। मतलब खून का चितराया हुआ बड़ा धब्बा देखती हूँ और पास जाने पर वहां कश्मीर दिखता है। कतारें देखती हूँ कि खुशी बढ़ रही होगी और वहां एक एक करके 100 से ज्यादा लाशें गिर जाती हैं। आंख भर देखती हूँ अपना देश और भारत एक आंसू बन जाता है। प्यास भर पानी के लिए हाथ बढ़ाती हूँ, समंदर ऊपर ही चढ़ा चला आता है। जैसे मैं नींद की तलाश में चाय तक पहुंचती हूँ, चाय से खबरों तक, और खबरें फिर किसी तकलीफ का नाम बन जाती हैं। जो डॉक्टर बन के दवा दे रहा वो दरअसल नेता का भतीजा है, और जो प्रेमी के वेश में है वो अपनी लेट हुई ट्रेन के इंतजार में प्रेम गीत गाता है। चांद भी आंख के तीर रख आजकल बाप को रोज झुलसाता है। उम्मीद रचने निकलती हूँ घर से, अचानक सूरज ही बुझ जाता है। सपने देखने के लिए लाइट ऑफ करती हूँ और फिर आखिरी जुनून भी उड़ जाता है। और ये कविता है आरे के पेड़। आरे के पेड़ जलते हैं। आरे के पेड़ आपको याद होगा, ये मुंबई में कार पार्किंग के लिए उस समय ही अमेजन के जंगल अमेरिका में जल रहे थे। तो आरे के पेड़ कटते हैं, अमेजन के जंगल जलते हैं। मनुष्यता के आखिरी पायदान पर खड़ी हम मनु की संतानें प्रलय को पुकारती हैं। वही है हमारा अभीष्ट जहां से हम बचा कर लाए गए। नूह की कश्ती से फेंक रहे हैं हम एक एक लहर पर एक एक जीवन, एक एक प्रजाति। 84 लाख योनियों वाले हम महारथी, बाकी रखेंगे सिर्फ 84 योनियां। हम मार काट के धुरंधर, हम भस्मासुर, अभिशप्त है विनाश के वरदान से कि हम जो छुएंगे वो राख में बदल जाएगा। हम रक्त बीज, हम संहारक, स्वर्ग की सीढ़ियों को उलट कर नरक में उतरने को व्याकुल। हम विध्वंस के स्वामी, प्रगति की ट्रेन अपने सीनों पर चलाते हैं। सबसे बड़े विनाशक को हम शक्तिमान की पदवी देते हैं। हम अहंकारी, चांद सूरज रौंदने को विक्षिप्त, नदी पहाड़ों जंगलों हवा और पानी के खिलाफ खड़े हैं पूरी ताकत से, और हम भस्मासुर पर हंसते हैं।
तो नहीं है चूहा। आप सोचते हैं कि चूहे के पर कतरे गए हैं। राजनीतिक लड़ाइयों पर केंद्रित है कि आप सोचते हैं चूहे के पर कतरे गए हैं और आप तो नहीं है चूहा। चूहा तो छोड़िए, आप चूहे के रिश्तेदारों में भी दूर दूर तक नहीं है। लेकिन बात ये है ना कि शेर की निगाह में आप चूहे से ज्यादा भी नहीं है। ये जो आपके बहुत तेज दांत है ना, और ये जो बहुत पैनी निगाह है, और ये जो तेज चाल है, और जो भी आपका तथाकथित शातिर बना है, शेर की निगाहों में वो खोता चला है। वो जो उस चूहे के दांत तोड़े गए ना, वो जो उस चूहे को चूहेदानी में फंसाया गया, वो जो चूहे मार दवा डाली गई ना, बात ये है कि उनको दांत तोड़ना आता है, उनको चूहेदानी में फंसाना भी आता है और जहर देकर मारना भी आता है। बस यही बात आपके खिलाफ जाती है। आपको लगता है ना कि आप चूहा नहीं है, लेकिन आप मगरमच्छ भी तो नहीं है। आप चूहे के फंसने पर हंसना सीख गए, चूहे की कमजोरी पर चुटकुले बनाने लगे, और ये भूल गए कि शेर को आपने सारे अधिकार दे दिए हैं। शेर के मुंह खून जन्मजात लग चुका है। आपको लगता है ना कि शेर राजा बनेगा तो जंगल सुधर जाएगा, और हम कह रहे हैं जंगल उजड़ जाएगा। शेर का पेट चूहों से नहीं भरता, वो किसी से रिश्तेदारी नहीं करता। शेर का एक ही उसूल है, वहां केवल ताकत का रूल है, उसके सामने सिर्फ एक बात चलती है, उबूल है, उबूल है। अगर ये केवल चूहे और शेर की कहानी होती तो कितना अच्छा होता। अभी अच्छा सिर्फ ये है कि ये कहानी अधूरी है। आगे क्या होगा, कैसे होगा, करनी आप ही को पूरी है। एक छोटी सी गजल भी आपको सुना रहे हैं। एक कहानी मैंने लिखी, एक कहानी मैंने लिखी, एक कहानी तू भी पढ़। आंसू आंसू मैंने लिखी, पानी पानी तू भी पढ़। एक कहानी मैंने लिखी, एक कहानी तू भी पढ़। आंसू आंसू मैंने लिखी, पानी पानी तू भी पढ़। और एक सड़क सीधी जाती थी, एक सड़क फिर मुड़ती थी। एक सड़क सीधी जाती थी, एक सड़क फिर मुड़ती थी। वहीं कहीं पर खोए रास्ते, नदी का पानी तू भी पढ़। और वही कदम मंदिर जाते थे, जहाँ बहुत भीड़ होती है, बस रोशनियां होती हैं। वही कदम मंदिर जाते थे, वही मुड़े फिर निर्जन को, हंसते हंसते भीगी पलकें, नरम हथेली तू भी पढ़। और आसमान से धरती तक एक सड़क बिछी थी सपनों की। आसमान से धरती तक एक सड़क बिछी थी सपनों की। उस पर लंबी लंबी ड्राइव, शाम सवेरे तू भी पढ़। आधे छूटे आधे टूटे ख्वाब हमारी गठरी में, आधे छूटे आधे टूटे ख्वाब हमारी गठरी में। इनका पूरा नक्श कहाँ है, दिल की बानी तू भी पढ़। और कल की खातिर आज हमारे सपने लहू लुहान हुए, कल की खातिर आज हमारे सपने लहू लुहान हुए। साथ बहुत मीठा था या फिर धार दुहारी तू भी पढ़। ये कविता है बसंत, जो अनिता जी ने कहा है पढ़ने के लिए। छोटी सी कविता है कि बसंत आदमी का अपने होने से प्यार है, बसंत आदमी का अपने होने से प्यार है। बसंत हमारे अस्तित्व का प्यारा गहन स्वीकार है।
बसंत हमारे जिंदा होने की गवाही है, बसंत हर दुख से सुख की उगाही है। बसंत यूं उगता है चेतना के संसार में, जैसे धरती डूब गई है सूरज के प्यार में। बसंत हमारी अनकही अभिलाषा है, बसंत बार बार लगातार जिंदगी की आशा है। बसंत की लय बस यूं ही बधी रहे, जिंदगी में भूख गम कष्ट से दूरी रहे। हर गम की लड़ाई का जवाब हो बसंत, मेरे तुम्हारे मिलने का त्योहार हो बसंत। और मुझे ये पढ़ते हो तो हिंदी की याद आ गई। सुनो जोगी से एक दो कविताएं सुना देती हूँ। इसमें शायद आपको जोगी का पता भी थोड़ा बहुत मिल जाए। शीर्षक है मुझे मेरा पता दे दो। कि सुनो जोगी, मैं एक ऐसी भाषा इजाद करना चाहती हूँ जो सीधा तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। मेरे आंसुओं में हो इतना खारापन कि तुम्हें जिंदगी का नमक दे सके। मेरी मुस्कान में दहके सितारे, जिनकी रोशनी एक सड़क बनाए जो सीधा तुम तक आती है। सुनो जोगी, दुनिया एक विराट भूल-भुलैया है, जिसे हमारे लहू की अनगिनत नलियां जोड़ती है। मैं इन्हीं में डूबती उतराती हूँ। तुमसे मिलना खुद से मिलना है जोगी, तुमसे मिलना खुद से मिलना है जोगी। मैं अपने ही वियोग में बहती हूँ, अपनी ही छाँव में नरम होती, अपनी ही धूप में जलती हूँ। सुनो जोगी, मुझे अपना पता दे दो। सुनो जोगी, मुझे मेरा पता दे दो। और ये एनेस्थीसिया और एक उसके बाद एक अंतिम कविता सुना के फिर मैं विराम दूंगी। एनेस्थीसिया वैसे लगभग पढ़ी दी गई यहाँ पर। जिंदगी का प्याला, ये मैं अंतिम कविता के तौर पर आपके सामने पढ़ रही हूँ। सुनो जोगी, जिंदगी का प्याला बहुत छोटा है और प्यास बहुत बड़ी। तुम्हें जी भर उड़ेलती हूँ नन्हे प्याले में, तुम छलक छलक जाते हो, प्याले से बाहर बहते हो बहुत सारा। मैं अपना प्याला धरती जितना बड़ा करना चाहती हूँ, तुम 7 समंदर बन जाते हो। मैं अंतरिक्ष हो जाती हूँ, तुम असीम ब्रह्मांड में बदल जाते हो। सुनो जोगी, नन्ही बूंदों के नाजुक तीर लिए बाहर झुनझुन सब तुम बरसते हो। सब सोचते हैं बारिश हो रही है। मैं पेड़ होती हूँ, तुम फुहार हो जाते हो। मैं होती हूँ गरजता बादल, तुम मूसलाधार हो जाते हो। सुनो जोगी, मैं झील हो जाती हूँ। सुनो जोगी, मैं झील हो जाती हूँ, तुम झरना हो जाओ। मैं नींद हो जाती हूँ, तुम स्वप्न हो जाओ। मैं जाग जाती हूँ जोगी, तुम अंतिम सत्य हो जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और मित्रों, इससे पहले धन्यवाद ज्ञापन का औपचारिक वो 2 सूचनाएं हैं। एक तो कल जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, मौका लगे तो कल 2 बजे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग आइए, वहाँ अलका जी का एक
एकल व्याख्यान होगा स्त्री लेखन की सामाजिक चुनौतियाँ, और दूसरी घोषणा अनिता गोपेश मैडम बताएंगी। गोपी कृष्ण गोपेश का ये शताब्दी वर्ष है, उस पर कुछ सूचना दे रही है उनको, आप साझा करना। तो फिर बहुत ही मेरे लिए आज का ये दिन बहुत सुखद है। मेरे पिता गोपी कृष्ण गोपेश अनुवादक, कवि, साहित्यकर्मी, संस्कृतकर्मी, आज उनका 100वां जन्मदिन है और ये उनका शताब्दी वर्ष शुरू हो रहा है। आज शताब्दी उत्सव का ये पूरा वर्ष, उसका जो शुभारंभ हुआ है वो बहुत ही सुखद संजोग हो गया। होते होते कार्यक्रम 11 नवंबर हुआ और ये उसका पहला पड़ाव। साल भर कार्यक्रम होंगे। अभी 19 तारीख को हिंदी विभाग उनके शताब्दी वर्ष का स्मरण आयोजन कर रहा है। और आज के दिन ये सुखद संजोग है कि अलका सरावगी जी इस अवसर पर यहाँ हैं। उनको साहित्यकारों से बहुत प्रेम था और युवाओं से बहुत प्रेम था। तो यहाँ पे इतने सारे साहित्यकर्मी आज इकट्ठा हैं और इतने सारे हमारे युवा साथी यहाँ बैठे हुए हैं। इन सब के होने से उनका ये शताब्दी वर्ष का प्रारंभ बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छा संपन्न हुआ। इसके लिए मैं हृदय से आप सबका आभार प्रदर्शित करना चाहती हूँ। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और अब आदरणीय सुरेंद्र राही जी हमारे अतिथियों का, वक्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ इस दायित्व के लिए। आदरणीय मंच और साथियों, एक जरूरी फर्ज अदायगी के लिए मैं उपस्थित हूँ। मेरे उपस्थित ज़्यादातर लोग तो हम लोग इलाहाबाद के हैं, परिचित हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण उपस्थिति हमारे बीच में आज है अलका सरावगी जी और महेश जी। कलकत्ता से बांदा, बांदा से इलाहाबाद, इलाहाबाद से बनारस कल जाना है। ये ऐसी उपस्थिति थी जिसने आज के आयोजन को गर्मामयी बना दिया, गर्मापूर्ण बना दिया। उम्मीद नहीं थी इतने बड़े उपन्यासकार और साहित्यकार के साथ कभी हम लोग इलाहाबाद में बैठेंगे और शायद ये उनका पहला इलाहाबाद आगमन है। मैं उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वो फिर आए और एक समय लेके आए। कुंभ आ रहा है, हम लोग 2-3 दिन आपके साथ अल्लाह कुंभ को भी देखना जरूरी है। कुंभ में क्या होता है इलाहाबाद में, ये भी देखना जरूरी है। उसके पहले क्या हो रहा है ये भी देखना जरूरी है। मंच पे बैठे सभी साथी, हम लोग शरीर से अलग हैं लेकिन दिलों से एक हैं। उनका आभार व्यक्त करना मुझे लगता है खुद को आभारित करना है। लेकिन एक जरूरी वो है जिस तरीके का वक्तव्य प्रकाश ने, सभी ने, वसंत जी ने, कहते हैं प्रणय जी ने, अलका जी ने, सब ने जिस तरीके का वक्तव्य पेश किया, वो इस किताब की बहुत सी ऐसी गुत्थियां खोल दिया है उसने, जो यहाँ उपस्थित है उससे लाभान्वित हैं, जो शायद अकेले में इन कविताओं को पढ़ने से न खुलती या बहुत देर में खुलती। इन कविताओं को बार बार पढ़ने की जरूरत, मैंने जब इस सारी कविताएं पढ़ ली, निशान भी लगाया मैंने और इत्तेफाक से मैं उन कविताओं को लेकर आया नहीं। खैर यहाँ उपस्थित है, पुस्तक प्रस्तुत है, तो वो चीज़ें खासकर मैं कन्फेस करना चाहता हूँ। मैं साहित्य का आदमी नहीं हूँ, साहित्य का मैं पाठक छोटा मोटा जरूर हूँ। और मैं कहता हूँ कभी कभी जब मैं मूड में अच्छा वो रहता है प्रणय जी से कि यार आप मुझे एक स्टूडेंट की तरह अलाउ कर दीजिए अपने क्लास में बैठने। आज उन्होंने जिस तरीके की बातें की हैं, हम लोग कभी उनके साथ घंटों बैठते हैं, वैसी बातें नहीं होती। ये आज
आज का आयोजन की ये विशेषता है। हमारे बसंत जी बहुत अच्छे कवि, सूर्यनारायण जी ने प्रमुखता आलोचक को दी है क्योंकि वो खुद आलोचक हैं। मैं उनके कवि को प्रमुखता देता हूँ क्योंकि बहुत ही सुंदर कविताएं हैं, बहुत ही अच्छी कविताएं हैं। इलाहाबाद में भी उनकी कविताओं को शायद सुना नहीं, मुझे नहीं मालूम कि कोई कार्यक्रम ऐसा हम लोगों ने किया है। तो हम ही लोगों को करना है और किसी खास उपस्थिति में अगर ये कार्यक्रम हो तो बहुत अच्छी बात है। और अलका जी, संध्या जी ने बहुत, सूर्यनारायण जी ने जिस तरीके से संचालन किया, एक बिल्कुल लीक पे लेकर चले कार्यक्रम को। आज 3 घंटे, इस समय 3 घंटा हो रहा है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। हाँ, 2.5 घंटा 2 घंटे। हाँ, और संध्या जी का मैं भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा, इसलिए कि इतनी बेहतरीन नज़्में, कविताएं, एक आध गज़ल भी सुनाई उन्होंने हमको सौंपी हैं। इस पे बहुत दिनों तक हम आनंदित भी होंगे और बहुत कुछ हमको सोचने के लिए भी उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से दिया है। उनका भी आभार। हमारे सामने रामजी राय साहब बैठे हैं, प्रणय कृष्ण, सुभाष द्विवेदी जी हैं, विवेक निराला जी हैं, हरिशंकर पांडे जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि, मेरे बहुत ही प्यारे कवि हरिशंकर पांडे जी मौजूद हैं। हमारे साथियों में कवियों में अजामिल सुधांशु मालवी जी, गायत्री गांगुली, अविनाश मिश्रा, नसीम अंसारी साहब और तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं जो एक महत्वपूर्ण उपस्थिति है हमारी साइड में। मैं उन सबका भी धन्यवाद देता हूँ। जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ उनसे माजरत के साथ उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में मैं खास तौर पर इस प्रियदर्शनी अपार्टमेंट की जो RWA है, मैनेजिंग बॉडी है जो मैनेज करती है, उनकी पूरी बॉडी को, उनके अध्यक्ष को और मिसेस प्रेसिडेंट यहाँ मौजूद हैं, खास तौर पे उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। अपनी बात करने से पहले सब ने कविताएं पढ़ी हैं, मैं भी एक कविता इत्तेफाक से मुझे याद रह गया, वो पेश, मैं बहुत छोटी कविता है, मैं उससे आपको ये देखिए, मौन को एक नया अर्थ देने की कोशिश किया है संध्या ने। अब हम मौन रहेंगे, अब हम मौन रहेंगे और सारी ज़ेहरों को बदहवाश कर देंगे। जब वो उकसाएंगे, भड़काएंगे, फेंकेंगे बहकते अंगारे, हम पानी के सोते बचाएंगे, हम पानी के सोते बचाएंगे, पागलपन को देंगे थोड़ी सी नींद, हम जिएंगे सहज ही, किनारे करेंगे मौका परस्तों को, दुखों को बाहर खींचेंगे, टूटी चीजों को एक पल ही रखेंगे भीतर, अब तय किया है आग को पानी से ही बुझाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।